नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। और अभिषेक जी, कल तो आपके यहाँ जन विश्वास रैली हुई है और रविवार में सारा विपक्ष जुटा हुआ था उसमें। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, खड़गे और सीताराम येचुरी, सब लोग उसमें पहुंचे हुए थे। तो बताइए जरा उसकी कुछ हाइलाइट्स और उसके आफ्टर इफेक्ट्स। हर्ष सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। निस्संदेह कल की रैली को लोग अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैंने भी कवर किया, हमारी टीम वहां पे थी। अ, देखिए सर, गांधी मैदान को लेकर के बहुत सारे एआई टूल्स के द्वारा जनरेट करके फालतू फोटोज दिखाए जा रहे हैं। कोई दावा कर रहा है 5 लाख की भीड़, कोई कह रहा है 7 लाख, कोई 15 लाख तक बता रहा है। हम्म। पर हम भीड़ से किसी भी रैली को जज ना करें। बिहार में अकेले माई समीकरण के लोग लगभग लगभग 3 करोड़ हैं, जो कि लालू यादव का हार्डकोर कैडर वोट है, मुसलमान और यादव। हम्म। 15% तो अकेले यादव हैं। हम्म। तो मुसलमान को भी हटा के सिर्फ यादव की भी रैली हो जाए, तब हम्म। भी उतनी भीड़ आ जानी है। हम्म। लेकिन कल के रैली में जो 3 4 प्रमुख बातें कही गई, कास्ट, आई थिंक दूसरी बात भी जो कही गई वो कास्ट, तीसरी और चौथी बात भी कास्ट पे अटकी। राहुल गांधी निराले हैं। उन्होंने बोला कि कास्ट वाला लाइन तो खेल ही रहे हैं सब, मैं पाकिस्तान की जीडीपी से भारत की तुलना कर। अब ये समझदारी तो सर, देखिए, होता है कुछ लोगों के अंदर भ्रम होगा कि बिहारी सल्फेट हैं या बिहारी बेवकूफ होते हैं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि राजनीतिक रूप से बिहारी जो है इतने महामूर्ख होते हैं। वो समझते हैं बात कहां जा रही है। और बिहार में तो कहते हैं कि पॉलिटिकली हर घर में एक आदमी पॉलिटिकली काफी अग्रेसिव होता है। मुख्य बात जो कही वो लालू यादव ने, उनको लगा कि 90 के दशक का भारत है। अब बोले तुम्हारा परिवार नहीं है तो क्या किसी का परिवार नहीं है। अब यही वो पिच चाहते भी थे मोदी जी की ये आदमी बोले, उस पिच पे आए जिस पिच पे मैं बैटिंग कराना चाहता हूं पूरे बीजेपी को। परिवारवाद को डिफेंड करते करते मोदी जी के ऑब्वियसली परिवार पे, चूंकि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया, तो एक तरह से जो कहते हैं बिलो द बेल्ट जाकर के कमेंट किया। नहीं, मैं तो अपने दर्शकों को बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था। बता देना, संदर्भ बता देना जरूरी है जिस बारे में बात कर रहे हैं। जी। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक तो सवाल उठाया था कि अगर आप सनातन धर्म से हो, मोदी जी के बारे में कहा था कि तो आपकी मदर की डेथ हुई तो आपने बाल क्यों नहीं मुंडवाए। दूसरा, उनके निजी जीवन के बारे में कहा था कि आपके तो बच्चे हैं नहीं, परिवार है नहीं, आपको परिवार का हम्म। क्या पता। तो इस तरह की जो है बातें कही थी। और उन्होंने नहीं, उनके अलावा खड़गे जी ने भी इस तरह की बातें कही थी उनके बारे में कि तेजस्वी को शायद उन्होंने कहा था कि आपके जो चाचा हैं वो मामू के साथ चाय पीने चले गए हैं। तो चाचा नीतीश और मामू मोदी। तो इस तरह की बातें इन दोनों के बीच में दिनों की हुई। और मुझे ये भी पता लगा कि वहां बिहार के थाने में कोई रिपोर्ट भी दर्ज हुई इसलिए इसे लेकर आज। हाँ, आज आज उसके संदर्भ में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। लेकिन मैं आता हूं परिवारवाद को डिफेंड करते करते। आज दो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक तो प्रधानमंत्री जी की वीडियो वायरल हो रही है, हम्म। और एक 2023 में अक्टूबर में आई थिंक अन्ना मलाई जी का हम्म। कि एक कविता को परिवारवाद पे दिया गया उत्तर। ये हाँ। दोनों वीडियो एकदम पैरेलली वायरल हो। हम्म। अब हम इस रोष का उत्तर लेने के लिए आज गांधी मैदान के ही आसपास मैंने अपने एक रिपोर्टर को भेजा और पूछा कि जो नरेंद्र मोदी जी के परिवार के ऊपर लालू यादव का अटैक था, ये जिस प्रकार की बातें, उस पे आपका क्या राय। हम्म। सर, अनकट वीडियो चलाने वाला हूं आने वाले समय में। वहां जितने लोगों ने कहा, सबने एक बात कही कि बहुत गलत बात बोला है। इसीलिए मैंने बोला है वो जनरेशन गैप का उदाहरण। देखिए क्या होता है ना कि एक समय लालू यादव बिहार में एक सीमित वर्ग के ही सही, लेकिन उनके लिए कल्ट फिगर थे। लालू को लोग देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, छूना चाहते थे, उनकी एक झलक देखना चाहते थे। हम्म। लेकिन वो दशक और था सर, दौर और था। हम्म। अब नरेंद्र मोदी जी इस देश के, सिर्फ बिहार में नहीं, इस देश के वो कल्ट फिगर हैं जो नरेंद्र मोदी जी को छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे फोटो खिंचाना चाहते हैं। और
ये बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े लोगों का ये सपना है। तो कल्ट फिगर दो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोग। असल में इसका लालू कल्ट फिगर इसलिए भी थे, मैं आपको टोक रहा हूं फिर से, मैं थोड़ा सा मैं अपना भी विचार इस पर रखना चाहूंगा कि जिस समय जी वो उभरे थे, जिस समय उनकी पॉलिटिकल कैरियर उनकी शुरू हुई थी, तो उस समय वो वास्तव में एक पिछड़े गरीब और इनका जो प्रतिनिधि बन के उभरे थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, तो वो भ्रष्टाचार, पैसा अंधाधुंध कमाना, दूसरों की प्रॉपर्टी हथिया लेना, नौकरी के बदले रिश्वत लेना, चारा घोटाला, वो उन सब की वजह से वो फिर एक, जिसे कहते हैं ना कि राजनीति में विदूषक, जोकर, अब वो सिर्फ वही रह गए हैं। उनकी बात को सीरियसली लेता नहीं है। नहीं सर, दो बातें और उठ रही है ना जो आगे हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे कि लालू के परिवार से किन किन लोगों के चुनाव लड़ने की बात हो रही है, और आज तो लगभग लगभग ऑफिशियली हर करेंगे। चैनल इस पे बात करने लगा है। हम्म। तो लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी जी को वो मुद्दा दे करके गए हैं जिसपे अब इस पूरे इलेक्शन का टोन सेट होगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पूरी रैली जो इन लोगों ने की वो इंडी अलायंस के फेवर में की या एनडीए अलायंस के फेवर में की, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे मीटिंग का जो निचोड़ निकला वो लालू यादव की बात निकली, और इससे एनडीए ने अपने अलायंस का एक टोन सेट किया। पशुपति पारस भी आप देखिए, मैं भी मोदी का परिवार ट्विटर पे अपना चेंज कर सबने चुके लगा हैं। लिया है, आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड है कि मैं मोदी का परिवार। उसमें अमित शाह ने भी अपने नाम के सामने जो है ट्विटर पे लिख लिया है, सब लोगों ने लिख लिया है अब तो। वो जो पिछले मैं 2019 में चौकीदार चोर है के जवाब में जब सबने कहा था कि मैं भी चौकीदार, वही वाला मामला हो गया है। मामला हुआ, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि मैं, आपने निचोड़ पूछा कि रैली की फीचर क्या थी, हाँ हाँ तो हाँ। मैं तो आज रैली के की फीचर पे यही पहुंचा कि ये रैली इंडी अलायंस के लिए फायदेमंद कम साबित हुई, और एनडीए अलायंस के लिए सर्टेनली एक ट्रेंड सेटर, टोन सेट करने वाला 2024 का हुआ है। तो मुझे तो लगा कि भाई फायदा कम ही पहुंचा है, नुकसान ज्यादा पहुंच गया इस रैली से। सही बात है इसमें। राहुल गांधी भी बोले थे इसमें वैसे तो, और खड़गे जी भी बोले इसमें। अखिलेश यादव की बात सुनकर ही मुझे बड़ी हंसी आने लगी है। मुझे अखिलेश यादव में अब जो है ना, लालू और राहुल का दोनों का एक मिक्सचर मुझे नजर आने लगा है उसमें। अखिलेश यादव में राहुल का एरोगेंस नजर आता है, और जो जिस तरह की इमेच्योरिटी उनमें नजर आती है, वो लालू प्रसाद यादव वाली हास्यास्पद बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वो मैं देख रहा हूं कि यूपी में 80 की 80 सीटें गठबंधन जीत रहा है, और बिहार में 40 की 40 सीटें जो है गठबंधन जीत रहा है। पता नहीं, मुझे लगता है ना तेज प्रताप यादव के तरह सपने आने लगे हैं शायद। मैंने उनका पूरा बयान सुना था, अखिलेश यादव जी का। मुझे लगा कि भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं तो लोगों ने कुछ ज्यादा सीरियसली लिया है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे, फिर यूपी के लड़कों के भी नारे लगते लगते बिहार यादव के दो युवा नेता के नारे लगे पटना के धरती पे। तो हम्म। अखिलेश यादव ने बोला अच्छा यहाँ भी पॉलिटिकल मेरा अप्रोच लाइन बन सकता है, यहाँ भी यादव है, फिर तो मैं भी भविष्य का सोच सकता हूँ। तो भटके, और उनको लग वहां भी यादव यादव ही सुनाई पड़ा, यहाँ भी। तो उनको लगा कि भाई वहां 80 जीत रहे हैं, यहाँ 40 बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमको ये देखना होगा उस रैली में, उस सभा में, क्या बिहार का जो पूरा जातीय संरचना है या धार्मिक संरचना है वो था, या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे थे। हम्म। पहली बात, मैंने क्या कहा सर, हमने शुरू की कल्ट फिगर से। हम्म। आप देखिए अन्ना मालाई साहब हो, जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं, भाड़े पे नहीं बुलाया जाता। रैली समाप्त होने के आधे घंटे के भीतर पटना का 12 किलोमीटर का पूरा रेडियस ट्रैफिक से जाम था। क्यों था? बसों में भर भर के लोग आए थे। बंगाल में जिस अभिषेक मनु सेक्सवी, सॉरी गलती से निकल गया, अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो बंगाल पे वीडियो उनको वायरल करते हुए बड़ा असहज हो रहा था, पता है ये कितना गलत है। रात भर नचाया गया है सर। हम्म। और बिहार में जो नचनिया आती है वो बंगाल से ही आती है, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं, आपके दर्शकों को भी। हम्म। हम्म। ठीक है, वो सोनागाछी वगैरह से नचनिया सब आती हैं। नहीं, इसमें तो वो आपकी वो जो है ना, वो मास्क लगाने वाली प्रिया पुष्पम चौधरी, उसका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम्म 15 साल आपने अगर यहाँ राजनीति की है और आप यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो आपको यहाँ भीड़ जुटाने के लिए जो है नचनिया बुलाने की क्या जरूरत थी।
ध्यान है? मैं आ ही रहा था उस पे कि आपने इन लोगों ने रात भर नचनिया बुलवाए, अश्लील नाच गाना हो रहा था, और ये इनका पॉलिटिकल मोटिव है। मुझे एक रैली नरेंद्र मोदी जी की बता दीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये तिकड़म गुजरात में या कहीं भी कराया हो। नरेंद्र मोदी जी को लोग सुनने जाते, क्यों? क्योंकि उनके पास विजन है। वो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, सड़क की, एक्सप्रेसवे की, हर जगह मेट्रो की, ग्रीन एनर्जी की। सामने वाला बात कर रहा है कास्ट की, सनातन को डिवाइड करने की। कल ये लोग सारे इंडिया अलायंस वाले जुटे हुए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है उदयनिधि स्टालिन को लेकर के। अब कैसे डिफेंड करेंगे? तो ये पूरा एक अनमैच्योर्ड लोगों का, मुझे लग रहा है बहुत इमेच्योर लोग एक साथ जुटे हैं। अब मैं खड़गे जी को क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आया। ये तो वरिष्ठ भी है, इनको मैं इमेच्योर भी नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से वो भी कास्ट 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 करते करते वहां पे पहुंचे हैं, बिहार इन सब को रिजेक्ट करने जा रहा है। इस प्रकार की एक दो और रैलियां पूरे इंडी अलायंस के लिए बिहार में नहीं पूरे देश में घातक हो जाएंगी। मैं लिख के देता हूं सर, ब्लैंक पेपर पे लिख सकता हूं ये बात। बहुत रोष है बिहार के लोगों में, और आज तो एफआईआर भी हुई है लालू यादव के उसी स्टेटमेंट के बाद। ये और इस अभी मुझे ये बताइए, जन विश्वास रैली जो है ये कैसे आयोजित हुई? कौन इसको फाइनेंस कर रहा था? मुख्य इसका संयोजक कौन रहे? क्या था इसका? ये कैसे बना था यह प्रोग्राम? अलायंस टूटने के बाद ही तेजस्वी यादव विश्वास रैली को लेकर के चल दिए थे, और पूरे बिहार में उन्होंने भ्रमण किया। वो सिवान भी गए थे। जब इन दौरान हमारी चर्चा जब आपकी नहीं हुई थी, तो एक एक्सक्लूसिव खबर बताऊं, जब सिवान में गया तो मोहम्मद कैफ नाम का एक शार्प शूटर था, उससे भी उनकी मुलाकात हुई थी। हिना साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। अटकलें लगाई जाने लगी कि अब शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में मोहम्मद कैफ चुनाव लड़ना चाहता है। बाद में मृत्युंजय तिवारी इनके प्रवक्ता है, इन्होंने जाकर के कहा कि नहीं नहीं, वो तो एक फॉर्मल मीटिंग थी, तेजस्वी जी से मिलने तो बहुत सारे लोग आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तेजस्वी जी किसी गुंडे के साथ या अपराधी के साथ मंच शेयर करते हैं। लेकिन बाद में अगली जो फोटो आई, वो गेस्ट हाउस के अंदर गुलदस्ता देते हुए फोटो आई, जिसने पूरी पोल खोली। इस प्रकार से पूरे बिहार में घूमे, लेकिन सिवान वाला थोड़ा वायरल हुआ। अब इस पूरे रैली का संयोजक तो आरजेडी है, और आरजेडी के पास सर फंड की कमी नहीं है। मतलब अखिलेश यादव जैसी वीक पार्टी फिलहाल आर्थिक रूप से नहीं है, क्योंकि 1.5 साल सत्ता में भी फिर रहे, उसके पहले भी बीच में सत्ता में रहे थे। और लालू है, आरजेडी के पास भी, आरजेडी के जो समर्थक वर्ग है उनमें भी बहुत सारे बाहुबली नेता और रईस नेता जिसको कहते हैं, अमीर नेता कहते हैं, वो हैं। तो ये पूरी रैली इन लोगों ने ही आयोजित की थी। प्लान ये था कि हम एक साथ अपनी एकजुटता दिखाएंगे, क्योंकि नीतीश बाहर गए। कल वो स्टेटमेंट आप देखिए कि किसी एक के जाने से इंडिया अलायंस समाप्त नहीं होता। उसको लगता है कि उसने बनाया था इंडिया अलायंस, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस लालू यादव जी ने और इन लोगों ने बनाया था, दीपांकर भट्टाचार्य ये लोग जब बोल रहे थे। अब ये समझना जरूरी है कि ये अलायंस का इसलिए भी स्टेज शो किया गया कि भाई नीतीश जी गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अकेले पड़ गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। हम बिहार में अभी भी मजबूत है, ये दिखाना। अब इसका उत्तर नीतीश अगले अगर 3 दिन में, जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, अगले 3 दिन में नीतीश कुमार ने इसका करारा पलटवार नहीं किया तो मेरा नाम बदल दीजिए। क्या करेंगे वो? किस तरह से करेंगे? वो राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे सर, फुल स्टेटमेंट देंगे, और परिवारवाद पे जो नरेंद्र मोदी जी ने आज लकीर खींची है, उस लकीर को आगे वो लेके जाएंगे। जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं, जानता हूं, कल का बयान लालू प्रसाद यादव और इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अगले 3 दिन का हमको और आपको वेट कर लेना चाहिए। हाँ, खैर देखते हैं इसमें क्या होता है। और आज तो जैसे कि हमने बताया कि लालू जी की जो स्पीच थी, और उन्होंने मोदी जी के परिवार के बारे में जो बातें कही थी, और कि आपका परिवार नहीं है, आपको क्या पता, तो उसके समर्थन में मोदी जी ने आज कह ही दिया है कि भाई मेरे लिए तो सारा सब सब परिवार है, हर गरीब आदमी, सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। और फिर बीजेपी ने उसको लेकर मुहिम चला ही दी है। एक आपने जैसे कहा कि टोन सेट कर दी है।
लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बिहार के बारे में भी, जैसे हम यादवों की जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि 14-15% के करीब बिहार में यादव हैं, और मेरे ख्याल में 7-8% के करीब उत्तर प्रदेश में हैं यादव। अभी एक सम्मेलन हुआ है यादवों का उत्तर प्रदेश में, और उसमें मोहन यादव चीफ गेस्ट थे। उन्होंने भी काफी वहाँ पे बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस बात से भी चिंतित हैं कि मोहन यादव अगर एक्टिविटीज अपनी इधर बढ़ाएंगे, उधर का बिहार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव तो यहाँ बिहार में, यूपी में अकेले नेता हैं यादवों के, और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इसमें सेंध लगाई जाए। देखते हैं बिहार में और उसका क्या इंप्रेशन होता है। लेकिन वो जो मैंने आपका शुरू में जिक्र किया था प्रिया पुष्पम चौधरी का, उनके बारे में बताइए। जो उन्होंने, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी उस कसम का क्या हुआ कि वो नीतीश को हटाए बिना मुंह से मास्क नहीं हटाएंगी। वो क्या उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल? उन्होंने तेजस्वी और लालू के भी एक निशाना साधा है। पुष्पम प्रिया चौधरी के तो क्या कहने हैं। लेकिन पिछली बार चुनाव लड़ी थी, मैक्सिमम 2,500 वोट उनको आए थे, बाकी लोगों को तो वोट मतलब 10वीं 11वीं पोजीशन पे भी नहीं थे, नोटा से भी बहुत नीचे थे। हाँ। सो ठीक है, आप टेक्निकली पैसे से रीच हो सकते हैं, लेकिन आप कैडर विहीन पार्टी हैं बिहार में, आपका कोई बेस नहीं है, तो ऐसे आकर के चुनाव लड़के इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे अपना भावी मुख्यमंत्री का फोटो छपवा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। हाँ, उन्होंने जो लालू यादव के परिवार को लेकर के कभी भी नीतीश कुमार जी पर भी जो अटैक किया है, लॉजिकली वो इनकरेक्ट कभी नहीं रहा, ये बात ठीक है हम्म। कि महिला सुरक्षा, देखिए, अगर हम राजनीति में जाए तो किसी भी पार्टी में जो बातें होती है, अगर अभी तो इंडिया अलायंस वो सब बातें नहीं करती कि महिला सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, हम्म। सामाजिक रूप से सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, आजकल तो कास्ट लाइन पे ही पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया अलायंस की। हम्म। तो जो पुष्पम प्रिया चौधरी का विजन था कि भैया रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, उस मुद्दे पे तो मैं भी साथ में हूं। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी बात तो सभी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, बीजेपी का भी एक कोर एजेंडा में रहा है, और बीजेपी ने तो करके दिखाया है। हम्म। तो ऐसा नहीं है, पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए लोकसभा में तो बिल्कुल भी कहीं स्पेस नहीं है। हम्म। हाँ, देखते हैं विधानसभा में वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। आपने प्रशांत किशोर। पीके का नाम लिया, प्रशांत किशोर का, तो हम अक्सर बिहार में जब चर्चा करते हैं पीके के बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते। मैं निश्चित रूप से आज चर्चा करना चाहूंगा। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाया था कि जो जिस तरह की उनकी आईपैक कंपनी जो काम करती हैं, ये सर्वे एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से इनमें फ्रॉडबाजी होती है और फर्जी सर्वे ये सब लोग बनाते रहते हैं। उस पर हालांकि प्रशांत किशोर की जो आईटी सेल है वो मेरे पीछे बड़ी पड़ी, बड़े कमेंट आए हैं उस पर कि आपको तो कुछ पता नहीं है, आप उनसे जलते हैं। मैंने कहा भाई मैं उनसे क्या जलूंगा, ना मेरी उनसे कोई तुलना है, ना मेरा उनसे कोई कंपटीशन है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस तरह की एजेंसीज के बारे में, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी को पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी बढ़िया है तो आपको इस तरह की किसी एजेंसी का सहारा लेने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इन लोकसभा चुनाव में तो भले ही नहीं, लेकिन जो अगला विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, उसमें मेरी पार्टी का जो है वो आपको असर नजर आएगा। तो क्या उनकी बातों पे कितना भरोसा किया जाए? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, दर्शक भी इसको सुने और समझे। पिछले 1 महीने में आपको नहीं लगता प्रशांत किशोर सभी प्राइम न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू दिए हैं? हाँ, वो तो मैंने उसी पे वीडियो बनाया था। 8-9 इंटरव्यू अच्छा। दे चुके हैं वो। हाँ। हाँ, हम्म। मैंने एक्चुअली, मैं आपको भी पता है सर, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं वो वीडियो आपका नहीं देख पाया हूं अनफॉर्चुनेटली, अब मैं इस शो के बाद देखूंगा। हम्म। अब कोई भी आदमी बिना किसी विजन के, बिना किसी कारण के 8-9 अलग अलग राष्ट्रीय चैनल पे इंटरव्यू तो नहीं देता, पहली बात। हम्म। तो उनका पहला यह था कि भाई मैं लोकसभा में चुनाव नहीं कर शिरकत नहीं कर रहा हूं, विधानसभा में करूंगा। हम्म। तो विधानसभा की तैयारी है, उसमें अगला फिर टिपिकल अरविंद केजरीवाल जैसा टोन है कि पार्टी जहां से चाहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ लूंगा। अरे यार, पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, आप जहां से कहेंगे वहां सारे से आपका डिसीजन आपको कैडर ही बोल लेने देगा हैं। कि हाँ भैया आप चुनाव लड़िए। सही ये बात। क्या मजाक है? हम्म। देखिए, आज भी कुछ लोगों को सच में लगता है कि जनता जो है वो कैपिटल सी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता बहुत समझदार हो गई है, खास करके सोशल मीडिया आने के बाद हर आदमी अपने आप में पंडित, गुरु, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सब कोई। इसलिए अगर किसी के मन में ये आ जाए कि मैं महान हूं, मैं महादेव से, मैं भी अपने लिए भी ये कहता हूं कि भाई मेरा पांव जमीन पे रखें
और कभी मेरे अंदर वो ना है कि मैं हूं ही नहीं कुछ। इस देश में राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल धुरंधर एक से एक हैं जो पॉलिटिकल नब्ज को समझते हैं, पकड़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं पीके के लिए, आप दो समीकरण के बारे में तो भूल ही जाइए कि वाई और एम को आप तोड़ लेंगे। वो जाति के नाम पे, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, फलाना ढिमकाना, किसी नाम पे भी आप नहीं तोड़ेंगे। हम्म, मुसलमान इस देश में टैक्टिकल वोटर है। वो समझता है जो बीजेपी को हराएगी उससे वोट करना है। हाँ, उदाहरण दिल्ली का रखता हूं। 2013 के दिसंबर में जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन 2014 के जो दिसंबर में चुनाव, उसमें मुसलमानों को अच्छी तरह से समझ में आया कि केजरीवाल किंग मेकर अब है, हम्म, कांग्रेस दिल्ली से विलुप्त हो रही है। हम्म, पूरा 180 डिग्री वहां मुसलमान वोटर शिफ्ट होता है और केजरीवाल को देता है। लेकिन लोकसभा में उन्हें समझ में आया कि यही आम आदमी पार्टी तो कुछ कर नहीं पाएगी। हम्म, अल्टीमेटली कंटेस्ट तो लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल हो या सत्ता के करीब पहुंचना कांग्रेस को है। हम्म, फिर से वही वोटर एकदम टेक्टोनिक शिफ्ट लेता है और पहुंच जाता है कहां पे? कांग्रेस कांग्रेस के के पास। पास। हम्म, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसके मन में ये भ्रम है कि मुस्लिम फलाना ढिमकाना को वोट करता है, वो ये समझे। बिहार में 2020 में जैसे मुसलमानों को अपनी शक्ति का आभास हुआ, उसने 5 विधायक सीमांचल से ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन पार्टी को चुन लिया। अब प्रशांत किशोर और उनके समर्थक मुझे यह बताए, ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन के पास क्या विजन है? रिलीजन की पॉलिटिक्स को छोड़ दे तो इस देश के बिहार स्टेट के मुसलमानों ने क्यों उसको वोट किया? रिलीजन के ही नाम पे किया ना। हम्म, उसी प्रकार से जिस कम्युनिटी के लोग नौवीं फेल के आदमी लड़के को, नौवीं फेल लड़के को ये मान ले कि ये मेरा लीडर है, भले उसने स्वयं मास्टर्स कर रखा हो, दिन रात सरकारी नौकरी पे भले डिपेंडेंट हो, पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हो, वो मान लिया कि ये 9th पास मेरा लीडर है, आप उसको समझा सकते हैं क्या? असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं कई डॉक्टर, पुलिस वाले अधिकारियों से मिला हूं जो एक विशेष कास्ट के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी यादव क्या है। और आप लिख लीजिए सर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रोहिणी यादव कौन है या राजश्री यादव कौन है, वो सब उनके लिए नेत्री हैं। इसलिए इस परिवारवादी परंपरा का विनाश होना बहुत आवश्यक है। ये बात लोग नहीं समझेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो ठीक निशाने पे लगा है, और इसी वजह से लालू परिवार के अंदर जो बिलबिलाहट है वो मैं समझ सकता हूं। नीतीश कुमार के अंदर आप 100 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे, उसने कभी भी गलत पॉलिटिक्स को, गलत परंपरा को नहीं बढ़ाया। ये नीतीश कुमार के एक अच्छाई में से है। उनके अंदर हजार बुराइयां हम निकालते रहते, मैं खुद उनका बहुत बड़ा आलोचक हूं, लेकिन वो गलत परंपरा को नहीं बढ़ाते। जी। अच्छा, आपने लालू जी के परिवार के सभी सदस्यों के नाम गिनवा दिए। अब मुझे ये बताइए कि उनके परिवार के कौन कौन सदस्य कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। हाँ, संभवतः काराकाट से राजश्री के आने की बात हो रही है। तेजस्वी की पत्नी। हाँ। और पाटलिपुत्र लोकसभा से रोहिणी के बारे में बात हो रही है। किडनी ये डोनर। आज, हाँ। हम्म, और रोहिणी का जिक्र करते करते वो स्टेज पे भावुक हो गए थे लालू प्रसाद यादव। अच्छा। अब उस रैली में या तो नरेंद्र मोदी पे हमला करना था या हम्म, अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी थी। वैसे लालू यादव जी ने 15 सालों में क्या किया मुझे पता है। नहीं, बड़ी तेजस्वी ने तो बेटी का कहा है कि पिछले 17 महीनों में जो भी किया हमने ही किया, नीतीश ने थोड़ी किया। सारा हमने किया, सरकार हमने चलाई। तेजस्वी ने तो यही ये कहा। मान, तो तेजस्वी जी ये कहना चाहते हैं कि सीएम भले नीतीश कुमार थे, हाँ। होम मिनिस्ट्री भले नीतीश कुमार के पास थी, पुलिस उनसे उनके कंट्रोल में थी, तो ये तो डेमोक्रेसी का भाई उल्लंघन हो गया। जब आपके पास होम मिनिस्ट्री नहीं था, आप पुलिस वाले को किस बिना पे ऑर्डर दे रहे थे? हम्म। ये तो राजनीति, ये तो डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट वाली बात हो गई सर। इस पे तो ध्रुव राठी को एक वीडियो बनाना चाहिए। डेमोक्रेसी खतरे में है सर। ये क्या मजाक हो रहा है? के पाठक सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के,
और शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, जिनको राम जी से विशेष प्रॉब्लम है, रामचरितमानस से उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जो कि 16वीं सदी में थे, उनसे विशेष प्रॉब्लम है। उनकी यही शिक्षा मंत्री के तौर पे मात्र 3 उपलब्धियां हैं, जो जाति वैमनस्य फैलाना, धार्मिक रूप से सनातन को गाली देना, और रामायण पर टिप्पणी कर, रामचरितमानस पर टिप्पणी कर। बाकी उपलब्धियों के बारे में जानना है तो मैं बता दूं सर, के पाठक के वजह से वो 30 दिन तक मंत्रालय नहीं है। वो तो 1 महीना की छुट्टी लेके चले गए थे। ये था। उसके बाद नीतीश जी ने और ने बोला कि ठीक है, थोड़ा मिलजुल के काम करने का प्रयास कीजिए। तो जब सब के पाठक कर रहा था और मंत्री जी मंत्रालय तक नहीं आ रहे थे, इसमें भी तेजस्वी यादव का अगर हाथ है, तब फिर मुझे कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ लॉजिकल बातें करना जानता हूं और लॉजिक पे बात करता हूं। ये सब बकवास तो अब मैं क्या बात करूं सर। मैं इतना पढ़ा लिखा अवश्य हूं कि मैं किसी 9th पास या नॉन मैट्रिक लड़के को मैं सीरियसली नहीं लेता। अच्छा, ये बड़ा एक मजेदार बात जरूर बताइए कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने आसनसोल से जो पवन सिंह को टिकट दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया। और मैंने मेरे ख्याल में पिछले 3 चुनाव जो मेरे देखे हैं मैंने लोकसभा के, बीजेपी का टिकट किसी ने ऐसे ठुकराया नहीं है। या तो बीजेपी पहले से ही बात कर लेती है कि साहब आपको हम टिकट दे रहे हैं तो आप बताइए। लेकिन क्या पवन सिंह से बात नहीं की गई थी, या फिर कुछ और घटना ऐसी हुई टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद? ये थोड़ा सा प्रकरण मैं जानना चाहता हूँ कि आप बिहार से रिलेटेड हैं, तो मैं जानना चाहूंगा। पवन सिंह को लेकर लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि उन्होंने टिकट क्यों मना किया। क्या उन्हें हार का डर था? क्या था वजह? नहीं नहीं सर, हार का भी डर नहीं था, और बीजेपी ने उनसे बात भी की थी। मैंने 8-10 दिन पहले वीडियो में बोल रहा था कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिल रहा है। तो अगर मुझे पता था तो पवन सिंह को कैसे नहीं पता था? ऑब्वियस सी बात है, पवन सिंह को बिल्कुल। पता था। ऐसे उन्हीं तो मेरे होता ही सोर्स नहीं के। कि किसी को बिना बताए टिकट दे दिया जाए, तो संभव ही नहीं है। देखिए, सोर्सेस काम भी फिर वैसे करना, फिर तो हमारे सोर्सेस ही समाप्त हो जाएंगे। जो टिकट बंटवारे में या कहीं शामिल होता है तो वहीं से तो हम फीडबैक लेके आते हैं। हम्म। पहली बात तो ये कि बात नहीं, उस बंगाल की हसीना वाले वीडियो को लेकर के इतना बवाल फैलेगा, अभिषेक मनु सिंघवी, नहीं, वो फिर क्या वो। था वो बताइए ना, आप लोगों को थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को बताइए ना उसके बारे में। क्या सर वीडियो? एक वीडियो का गाना, एक फिल्म का गाना है, पवन सिंह। जिसमें हाँ, पवन सिंह भी एक्टर हैं। हम्म। और तबले पे एक डांस हो रहा है, एक गाना हो रहा है, जिसमें एक लाइन यूज है, यही बंगाल के हसीना। अच्छा। और थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, ड्रेसिंग सेंस तो बॉलीवुड और आजकल के भोजपुरी गानों में आप जानती हैं किस प्रकार के ड्रेस में नचवाया जाता है। हम्म। जैसा कि कल लालू यादव के स्टेज शो पे था, तो वैसा ही कुछ है। हम्म। तो इसको लेकर के अचानक से वो जो राजदीप सरदेसाई की वाइफ है, जो पत्रकार रही थी किसी जमाने में, और अ, अब ये राज्यसभा की प्रवक्ता मेंबर है। है। हाँ, अब तो राज्यसभा की मेंबर है, तो वो भी ऑफेंड फील करने लगी। अच्छा। अब ये है कि चूंकि पवन सिंह के पास ना कोई आईटी सेल है, ना पीआर है जो इसको प्रॉपर ढंग से काउंटर कर सकता है, और वो घात पॉलिटिशियन भी नहीं है, तो वो असहज हो गए। और उन्हें उन्हें ये लगा कि लगा भाई कि कहीं बीजे वहां जाके कहीं मैं फंस ना जाऊं, उल्टा ना पड़ जाए मामला। नहीं, सबसे बड़ी बात, बीजेपी बंगाल में भी बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि ये पूरा जो संदेश खाली को लेकर के हमने क्रिएट किया है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं नारी हाँ, वो अस्मिता कहीं की। डिफ्यूज ना हो जाए मामला सब। हाँ, वो कहीं समस्या में ना जाए। और ये बात सही है, नारी अस्मिता की लड़ाई, संदेश खाली एक वाटरशेड मोमेंट है बंगाल में। हम्म। अब मुझे लगता है कि एक और भोजपुरी एक्ट्रेस है अक्षरा सिंह, जो सोल से जो शायद बिग उनको बॉस टिकट में आई दिया थी, जा सकता। अक्षरा सिंह बिग बॉस में आई थी 2-3 साल पहले। जी जी जी, वही। तो अब वो जाएंगी, और वो जब ताल ठोकेंगी, तो फिर तो संदेश खली भी निकलेगा और सब कुछ निकलेगा। तो हम्म। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन पवन सिंह के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, असल में राजनीति में असल कभी में कभी। मुझे ऐसा लगा कि शायद बीजेपी ने ये प्लान किया है, शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार हैं और बिहार से आते हैं और बंगाल में जाकर चुनाव जीत लेते हैं, तो बीजेपी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा ही टच महसूस किया जाए। और मुझे पता ये भी पता लगा है कि शायद आसनसोल में बिहार और यूपी इधर के काफी लोग रहते हैं। आसनसोल में सर लगभग 40% वोटर बिहार और पूर्वांचल का है। हाँ। 40%। अब ये वोटर अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि 40% तो जिसको मत मिल जाता है वो तो चुनाव जीत जाता है ना। हम्म। इसी वजह से टीएमसी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को दिया।
ये लोगों को लग रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल ही क्यों दिया गया, उसका कारण यही था कि हम्म, बिहारी बाबू वाला फैक्टर चल जाएगा हम्म। तो जीत जाएंगे। ये बात सब ठीक है, लेकिन अब बीजेपी को वापस देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वहां पे होमवर्क करना पड़ेगा कि किसको दिया जाए। मैंने पहले ही कहा कि टिकट बंटवारे में बहुत सारी बातें उठने लगी है अब। अ, जैसे एक केरल में भी कई सीटों पे बात उठने लगी, लेकिन वो एक अलग टॉपिक होगा, उसमें हम कभी और बात करेंगे दक्षिण भारत को नहीं, हम लेकर के। बिहार के बारे में ही बात करेंगे। हमें बताइए, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का स्टेटस क्या है इस समय? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि अब तक ये वाला आपने नहीं, ये मैंने तीर आखिर मेरे के लिए ऊपर बचा फेंका के क्या। रखा था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है कि वो फ्लिप कर सकते हैं अगर उन्हें सीट नहीं, मनपसंद सीट, मतलब वो एक काराकाट से स्वयं लड़ना चाहते तो हैं और वो एक फ्लिप कोई भी सीट फ्लिप मांग। क्या कर सकते हैं? वो इंडी अलायंस में जा सकते हैं या थर्ड पोल बन जाएंगे? कैसे करेंगे? वो अब तो यही देखना है कि इंडिया अलायंस वाले उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे। वो तो बातचीत पैरेलली दोनों तरफ से चल रही होगी, तभी तो ये बात है। उनकी दिक्कत लेकिन क्या है? चिराग, बेसिकली दिक्कत क्या है उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में? वही एक, देखिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और हम्म, कहा कि काराकाट की सीट जदयू की सीट है, उस पे मैं भी एक बार सांसद रह चुका हूं 2014 में, हम्म। आप मेरी खातिर ये सीट छोड़ सकते हैं क्या। अच्छा, और नीतीश कुमार के से जो उत्तर मिला वो संतोषजनक नहीं मिला अच्छा। नीतीश कुमार की पार्टी से। लेकिन काराकाट को लेकर के बीजेपी ने कहा था, उनसे प्रॉमिस किया था कि नहीं नहीं आप काराकाट से ही लड़ेंगे, और अभी भी बीजेपी कह रही है कि आप काराकाट से लड़ेंगे। हम्म। तो बस ये समस्या सुलझाने की, अगर नहीं सुलझेगी तब तो समझ, देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा आए तो बीजेपी के ही कहने पे थे। हाँ, वो तो अब पहले आप एनडीए में आ गए थे। नीतीश तो अब आप 2 सीट का भी प्रॉमिस अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे तब तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। सही बात। और मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट अलायंस 2025 के लिए उपेंद्र कुशवाहा आपके लिए साबित होंगे। बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। बहुत आपको पेशेंस रखना चाहिए, विधानसभा चुनाव के लिए बहुत उपयोगी है वो। बहुत उपयोगी है। अब आते हैं चिराग पासवान को लेकर के। हम्म, चिराग पासवान को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि वो जाएंगे महागठबंधन में, कल मंच से भी एक प्रकार से इशारा किया गया कि चिराग पासवान को लेकर के आ जाएं। हम्म, तेज प्रताप ने भी बोला, हम्म, बहुत सारे आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग बयानबाजी करने लग रहे हैं सुबह से। हम्म, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं सर, चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक सीट पे बात कर रहे हैं, नवादा को लेकर के, कि भाई जो सूरजभान सिंह है उनके भाई को जो टिकट दिया जा रहा है वो एलजेपी का सीट है, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नवादा सीट उनकी रही है, वो रहेगी। तो चिराग कौन कौन सी सीटें मांग रहे हैं? चिराग मांग रहे हैं हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, नवादा, और खगड़िया सीट भी उन्हीं के खाते में थी। वो कह रहे कि कोई बात नहीं, हम हम्म, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अगर उपेंद्र कुशवाहा को देना तो आप उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट दे दो। तो क्या होगा कि हमारा अलायंस बना रहेगा। कैसे अलायंस बना रहेगा? काराकाट पे उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे और एक सीट जो मेरे खाते की थी वो आप दे दो उनको। हम्म, जीतन राम मांझी तो शुरू से भी जदयू पार्टी में थे, तो एक सीट वहां पे आप उनकी मैनेज करा दो। रही बात चाचा के को मैनेज कराने की, तो हम्म, जेडीयू को आप 17 सीट पे तो नहीं लड़ा सकते, इस बार वो सिचुएशन ही नहीं है। तो अगर आप देखें कि अगर जदयू को 12-13 सीट दिया जा सकता है तो पूरा अलायंस भी इंटैक्ट रहेगा, और आराम से फिर ये 38-39 सीटें भी जीतेंगे और सबकी सीटें निकलेंगी, सब अपने अपने सांसद बनाने में कामयाब रहेंगे। अच्छी बात ये रहेगी। तो हाँ। मुझे लगता है कि अलायंस को इंटैक्ट रखने को लेकर के ही अभी माथापच्ची चल रही है। चिराग पासवान, एक बात और मैं बोल दूं कि एक वर्स्ट केस के लिए, ये सारे फर्जी लोग हैं जो बिहार का विश्लेषण करते हैं, वर्स्ट केस के लिए भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हम्म, चिराग का मानना है कि मैं मोदी जी के अगेंस्ट में तो जा ही नहीं सकता। तो क्या होगा वर्स्ट केस में? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए मुझे हाजीपुर नहीं मिल रहा है, मेरे साथ सम्मानजनक बातें नहीं हो रही है, समझौता नहीं हो रहा है, तो मैं मोदी जी के और बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा। तब मैं जहां जहां मोदी जी और बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, मतलब उन सीटों पे लड़ूंगा। हम्म, अब सही। वो 20 सीट अगर जदयू लड़ रही है, अब बाकी अलायंस पार्टनर है, तो वहां पे 20 एलजेपी के लोग लड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि फेयर बात है ना भाई। आपके लिए एक आदमी ने हनुमान बोला और इतना सेक्रीफाइस किया है,
और अब जब अचानक से आप नीतीश कुमार को लेकर के आ गए हैं, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पुराने अलायंस पार्टनर के साथ इस प्रकार का बिहेव करें, ये तो गलत भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी और मोदी जी ये करने भी नहीं जा रहे हैं, ये वर्स्ट सिचुएशन की चिराग मैंने बात पासवान की को है। तो एडजस्ट कर लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ। चिराग पासवान को तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी एडजस्ट कर सकते हैं और बीजेपी भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चिराग पासवान के, देखिए मोदी जी हमेशा जो मैसेज देते हैं बहुत क्लियर देते हैं। मीडिया 2 दिन से लगी हुई है कि भाई चिराग जा रहे हैं, चिराग जा रहे हैं, मैसेज फैलाने में। महागठबंधन के पास भी तो मीडिया का अपना एक सेक्शन है ना, जो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, ताकि ये हो जाए, उनके लिए बेनिफिट हो जाए। चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, और चिराग पासवान मोदी जी के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। वो बहुत समझदार नेता हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। जी चलिए, सब अपडेट्स हो गई। अगली बार देखते हैं कि अगली चर्चा मुझे लगता है तभी होगी जब बिहार की सूची आएगी अगली वाली में। लग रहा है कि मुझे अगली लिस्ट में बिहार का नाम होना ही होना है। बिहार, जी। महाराष्ट्र, इन पे सबकी नजर है, क्योंकि यूपी हाँ वगैरह पे इतना ध्यान नहीं है लोगों का। यूपी को सब लग रहा है मामला सेटल्ड है, लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग करना अपने अलाइज के साथ, और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग करना, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक नाथ शिंदे का गुट और अजीत पवार किसको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, इस बात को भी लेकर जो देवेंद्र फडणवीस है बड़े चेक्स पॉइंट लगाए हुए हैं इन्होंने। खैर, हम्म उसकी चर्चा करेंगे अगले शो में। हमसे जुड़ने के लिए जी। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।